वॉइस के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के ही रूल के अंदर ये वॉइस आता है। फर्स्ट सेकंड ईयर वाले बच्चे अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब तक हम लोग जो भी वॉइस के वीडियो को अपलोड किए हैं, चाहे वो असर्टिव था, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव या इवन इंपरेटिव सेंटेंस, तो इन सभी फॉर्मेट में हम लोगों ने इस वॉइस के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लेकिन आज का वीडियो इस वजह से आपके बीच में है कि सामान्य सा सेंटेंस कंपटीशंस में नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा अलग पूछता है। जो सब कुछ देखने में सामान्य तो रहता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ टेक्निकल ऐसी चीजें होती हैं जिनको सीरीज से मैं आपके बीच में रखने के लिए आज यहां आया हूं। जैसे असर्टिव सेंटेंस से संबंधित जो बहुत सारे रूल आप पढ़े हैं कि उसमें बताया गया था आपको कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर टेंस के वर्ब के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आता है, प्रीपोजिशन बाई आता है और फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देते हैं, फिर जो कुछ बचा रहता है अदर वो शामिल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सामान्य से सेंटेंस में आता है। अगर किसी वर्ब में नो या ओब्लाइज, ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये दो वर्ब आ जाते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहां पे प्रीपोजिशन बाई नहीं लगता, यहां पे टू लगता है। इसे याद करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर हम इस बात को कहें कि गांधी जी इज नोन टू एवरीवन, गांधी जी इज नोन टू एवरीवन, ये सेंटेंस है, ये बाई एवरीवन नहीं होता। अगर इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस बनाना होता तो सेंटेंस पूछता कि एवरीवन नोज गांधी जी। ध्यान दीजिएगा, एवरीवन नोज गांधी जी, इसका पैसिव आप बनाएंगे गांधी जी, वर्ब इज, नो की थर्ड फॉर्म नोन, और यहां बाई की जगह पे टू आ जाता है। तो ये दो वर्ब ऐसे हैं, नो और ओब्लाइज, जहां पे प्रीपोजिशन बाई नहीं आता, टू आता है। इसी तरह कुछ और वर्ब है इसी के साथ, जैसे बाई यहां नहीं लगेगा। हाँ, दूसरा है जैसे कंटेन, एक वर्ब है कंटेन, ठीक है, इसके साथ भी बाई नहीं लगता, इसके साथ इन लगता है। ये ध्यान देने वाली बात है, कंटेन, ठीक। तो एक वर्ब है एस्टोनाइज्ड, सरप्राइज्ड, ओके, डिस्प्लीज्ड, तो इनके साथ भी प्रीपोजिशन बाई नहीं लगता, इनके साथ लगता है एट। कुछ ऐसे वर्ब है, इसका एक सीरीज आता है, हर किताब में, बुक्स में ये उपलब्ध है। आपको करना यह है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो प्रीपोजिशन बाई नहीं लेते, जो कुछ और लेते हैं, कुछ टू लेते हैं, इन लेते हैं, एट लेते हैं। इस हिसाब से आप इसका एक चार्ट तैयार करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में जो सवाल आता है वो प्रीपोजिशन बाई से थोड़ा सा अलग हटके इसी तरीके का सवाल आपके सामने रखेगा। यहां मैं केवल एक दो इसलिए रख दिया हूं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। अगर हमें कहना हो कि आई एम एस्टनाइज्ड एट हिज बिहेवियर, नॉट बाई हिज बिहेवियर, तो यहाँ पे कुछ रूल्स आपको इसी के क्रम में अगला, इस रूल को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके सामने इससे संबंधित एक दूसरा रूल आएगा। हाँ, कुछ और भी वर्ब है, जैसे एक वर्ब है सेटिस्फाइड, इसके साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, ये ध्यान। इसके साथ प्लीज्ड एक वर्ब लगता है, इसके साथ विथ लगता है। अभी एक वर्ब आपके सामने रखे थे कंटेन, जैसे आ जाए कि दिस बुक कंटेन 100 पेजेस, तो इसमें इन का प्रयोग होता है। इसी रूप में कंटेन के साथ एक वर्ब है इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आ जाए इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, नॉट बाय दिस बुक। तो ये थोड़ा सा आप इसके लिए किताबों में चार्ट बना रहता है, उसको आप लेके कॉपी कर सकते हैं। इस अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे पॉइंट में सबसे पहले तो वर्ब आप नोट कर लीजिएगा कि देयर आर सम टाइप ऑफ वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक प्रीपोजिशन बाय, दे टेक प्रीपोजिशन समथिंग एल्स एक्सेप्ट ऑफ बाई। लाइक अगर वर्ब आ गया आपके सामने, नोन आ गया, ओब्लाइज्ड आ गया, तो प्रीपोजिशन के रूप में टू ले लेगा।
अगर मान लीजिए सरप्राइज आ जाए, एस्टोनाइज्ड आ जाए, डिस्प्लीज्ड आ जाए, कुछ इस तरीके का वर्ब आ जाए तो ये प्रीपोजिशन एट लेते हैं। सेटिस्फाइड आए, प्लीज्ड आए, डिसगस्टेड है, ये आ जाए तो प्रीपोजिशन विथ लेते हैं। और अगर कंटेन या इंटरेस्टेड आ जाए तो प्रीपोजिशन इन लेते हैं। इसी तरह एक वर्ब का चार्ट है। दूसरा है, कभी कभी सेंटेंस शुरू हो जाता है इट इज टाइम या इट वाज टाइम, ठीक है, और इसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग हो जाता है। किसका? इंफिनिटिव का। तो इसका भी पैसिव बनाने के लिए आपको इसी से शुरू करना पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। इट इज टाइम, इट वाज टाइम करके आता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम कहें कि इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ध्यान दीजिएगा, अगर आ जाए कि इट इज द टाइम, आ गया, ये इसी फ्रेज से शुरू ही होता है। इट इज टाइम, ये समय हो गया है, टू क्लोज द शॉप मतलब दुकान बंद करने का ये समय हो गया है। आप देखिएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप, क्लोज वर्ब के रूप में आया है और शॉप यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, पैसिव इसी रूप में बना देंगे, इट इज टाइम। बस इसमें एक चीज आपको अपने पास से जोड़ना पड़ता है, फॉर। इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इट इज द टाइम, इट इज टाइम फॉर शॉप, फॉर द शॉप। पैसिव बनाएंगे कैसे? टू बी क्लोज्ड, बन गया। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज। अगर एग्जांपल आ जाए कि इट वाज टाइम, इट वाज टाइम टू टेक, इसे इंफिनिटिव कहते हैं, टू टेक एक्शन, टू टेक एक्शन बिल्कुल इसी रूप में चलेगा। इट वाज टाइम, पैसिव बनाइए, इट वाज टाइम फॉर, फॉर ऐड करना मत भूलिएगा इसमें, इट वाज टाइम फॉर द एक्शन कर दीजिए और अच्छा हो जाएगा, द एक्शन टू बी टेकन, पैसिव बन गया, टू बी टेकन। कभी कभी इस रूप में भी सवाल पूछ लेता है और बच्चों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस इसी रूप में चलेगा। हाँ, इसके बाद पैसिव बनाने के लिए फॉर ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसके एक दो एग्जांपल्स को आप लिख लीजिए, लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके रूल एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे, आप जब भी किसी कंपटीशन के लिए निकल लिए एक बार देख लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसके तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है, कंपटीशंस में ये भी नहीं पूछेगा, कंपटीशन में 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने और कहेगा कि इसमें से कौन सा पैसिव है, कौन सा एक्टिव है। कभी कभी इस रूप में भी सवाल दे देता है, कंफ्यूज करता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए एक्सरसाइज जितना आप करेंगे अपने आप ठीक होता जाएगा। समटाइम देयर आर सो मेनी वर्ब्स व्हिच टेक्स प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद प्रीपोजिशन लेते हैं, तो वो प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस बनाते समय भी नहीं बदलते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखें, ज्यादा अच्छा होगा, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि कुछ ऐसे वर्ब जो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आते हैं अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम उसके वर्ब को, उसके स्थान को, वर्ब के बाद जो आता हुआ प्रीपोजिशन है उसके स्थान को हम चेंज नहीं करते हैं। एग्जांपल, शी लाफ्स एट मी, बनाइए, शी लाफ्स एट मी, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, आई, वर्ब एम, पैसिव वॉइस एक कदम आगे, आई एम लाफ्ड। लेकिन वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन आया, इसका स्थान यही रहेगा, आई एम लाफ्ड एट बाई हर, आई एम लाफ्ड एट बाई हर। अगर हम सेंटेंस आ जाए कि वी, कोई एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहना हो कि वी हैव नॉट हर्ड ऑफ पुष्पा 2, आजकल बहुत चल रहा है ना, बड़ा फेमस है पुष्पा 2, तो यहां हर्ड के बाद ऑफ आया हुआ है, पैसिव कैसे बनेगा? सब कुछ होगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। पुष्पा 2 हैज नॉट बीन, had not been heard of by us, कर लेंगे इधर। यहां पे कहने का सीधा मतलब है कि अगर किसी वर्ब के बाद
प्रीपोजिशन उसमें ऑलरेडी अटैच है, तो पैसिव बनाते समय इस वर्ब के बाद इसका प्लेस बदलना नहीं है, इसके हाइट के बाद आपको आना ही आना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के भी वाक्य आ जाते हैं। अब आइए अगले रूल की तरफ चलते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद, इसका नोट्स बना लेने के बाद, इसमें जो अगला रूल है, तो अगर कभी कमांड की बात आए तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट लेट से शुरू कर देते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, वहां लेट से शुरू कर सकते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कुछ बचा तो अदर। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि कमांड के साथ लेट लगेगा। अगर बात रिक्वेस्ट की है, किसकी है, रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट की या एडवाइस की, या एडवाइस की, तो आपको वो पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें लेट न प्रयोग करना पड़े। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी पूरा पोर्शन वहां ऐड कर देंगे। या यू आर एडवाइज अगर आ गया तो यू आर एडवाइज टू, पूरा सेंटेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ऑर्डर और इस दोनों से संबंधित अगर एग्जाम्पल की बात आए तो एक सेंटेंस ऑर्डर का देते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसमें ऑर्डर है, कमांड है, तो इसको हम बना लेंगे लेट द डोर बी ओपेन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया आपका पैसिव। लेकिन अगर इसी वाक्य में हमें कह देना हो कि प्लीज ओपन द डोर, अब इस पैटर्न को आप मत फॉलो करिए, आप इसे हटाइए लेट को और यू आर रिक्वेस्टेड टू करिए, कर दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, या कोई भी सेंटेंस जो आगे आएगा उसे कंटिन्यू कर देंगे। एडवाइस होगा तो एडवाइस से कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको बताने का केवल एक मतलब है यहाँ पे, अगर कमांड आया, ऑर्डर आया तो लेट के साथ जाइएगा, रिक्वेस्ट और एडवाइस के साथ यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू के हिसाब से आप चलिएगा। अगला, इसी में अगर आपको देखना हो तो एक बात और ईमानदारी से थोड़ा सा इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि आगे आपके लिए आसानी होता रहे। जैसे लेट का प्रयोग करने की बात आएगी तो पहला कंडीशन तो आपके सामने कमांड आ गया, ये भूलिएगा नहीं। इसी के साथ एक और कंडीशन यहां के साथ तो लेट आएगा। दूसरा, इसका प्रयोग जब भी आप करेंगे नॉन लिविंग के लिए करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। जैसे बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। नॉन लिविंग का मतलब जैसे इसी वाक्य को ले लिया जाए, कमांड तो था ही, लेकिन ओपन द डोर, शट द डोर, कॉल द एम्बुलेंस, द डोर दे रहा है, लेकिन ये तो कमांड में ही आ जाएगा, ओपन द डोर। तो इस एग्जाम्पल में जब आप लेट का प्रयोग कमांड के साथ करते हैं तो दूसरा कंडीशन है इसका नॉन लिविंग के साथ। जैसे अगर हम कहें कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, एक बात ध्यान से देखिएगा, हालांकि इसमें कमांड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप आसानी के साथ इसे कह देंगे कि लेट द डोर बी ओपन। ठीक, ये बन गया। पहला है कमांड, दूसरा है नॉन लिविंग। अगर जानवरों के लिए, नोट करिएगा ये भी, अगर कहीं छोटे जानवरों की बात आ रहा है, एनिमल्स की बात आ रही है, ठीक, तो यहां पे भी लेट का प्रयोग होता है। इसका भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर आ जाए कि ड्राइव अवे द कैटल्स, कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, कैटल तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें नहीं लगता। ड्राइव अवे द कैटल फ्रॉम द फील्ड्स, फ्रॉम द फील्ड्स। अब आपको एक बात देखना है कि चूंकि मामला जानवरों के है, पशुओं के झुंड से रिलेटेड है, ये कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहां पे भी लेट का प्रयोग होगा। लेट द कैटल, लेट द कैटल ड्रिवन अवे, थर्ड फॉर्म, ड्रिवन अवे फ्रॉम द फील्ड्स। कहने का मतलब यह है कि लेट का प्रयोग आप कमांड के साथ करिए, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करिए, एनिमल्स के साथ करिए, और इसके अलावा अगर इंपरेटिव कहीं से आ जाता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, इनके साथ चलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बात और देखिएगा, इसी क्रम में एक और आप देख लीजिए यहां, अगर कमांड नॉन लिविंग एनिमल्स आ गया और इसी में अगर ह्यूमन बीइंग्स आ गया, याद करिएगा, अगर मानवता, मानव जाति की बात आ गए तो यहां पे हमेशा शुड का प्रयोग करने का प्रयास करिए।
शुड इज मोर एप्रोप्रिएट इन सच केसेस। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में आए तो इसे आपका समझना लगे हाथ यही समझ लीजिए। अगर आ जाए कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है, क्या करेंगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, और दूसरा है द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर हेल्प द पुअर इसका पैसिव बना रहे हैं कि लेट द पुअर बी हेल्प्ड, और दूसरा बन गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो यहां पे मैंने कहा कि कमांड लेट के साथ एक, दूसरा नॉन लिविंग, तीसरा एनिमल्स, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ आपको क्या प्रयोग करना है, शुड का प्रयोग करना है। तो दोनों सेंटेंस में शुड का प्रयोग किसमें हुआ है, दूसरे वाले में। इस पैटर्न को आप भूल जाइएगा, इसका प्रयोग मत करिएगा। क्यों, एनिमल्स के साथ आपको करना है, नॉन लिविंग के साथ करना है, कमांड के साथ करना है, लेकिन हेल्प द पुअर ये एडवाइस हो सकता है, और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है तो शुड को प्रीफर करिएगा। इस रूप में जब आप इसको बनाएंगे तो निश्चित रूप से कंपटीशन में इसी टाइप के सवाल पूछता है जो आपका गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, अगला इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े इस पे, कोई दिक्कत। हाँ, एक बात और, इसी चौथे के बाद एक और रूल आप यहां देख सकते हैं, 5वां नंबर डाल सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी, हालांकि हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं, कहते हैं कि पैसिव उन्हीं वाक्यों का बनता है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब अगर ना हो तो पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ ये फॉलो नहीं होता। अगर हमें कहना हो कि साइन हियर, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसका पैसिव बनता है, कैसे बनेगा, सॉरी, साइन हियर, इसका पैसिव कैसे बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन हियर, पैसिव बन जाएगा। इसके 5वें रूल में आप लिख सकते हैं, समटाइम देयर आर सो मेनी वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, दे आर नोन एज intransitive verb, but still we can make passive-wise, especially in imperative sentence. Examples are sign here या come here, go there। तो इस हिसाब से आप जब बनाएंगे तो इसका भी पैसिव बन जाता है। ठीक, इसके अलावा इसमें जो भी रूल्स है, एक जगह इसी टाइप के सवाल आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है इंफिनिटिव का और स्पेशली पार्टिसिपल का। जब इसका पैसिव पूछ देता है तो फिर थोड़ी सी असुविधा बच्चे को होती है। जैसे इन्फिनिटिव क्या है, वर्ब के पहले टू आएगा, तो इन्फिनिटिव का मतलब टू बी, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा है पार्टिसिपल, क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, वर्ब में आईएनजी आ गया है, इसलिए इसे हम टू नहीं, तब इसमें हम लगा देते हैं बीइंग का, यस, क्योंकि ये आईएनजी बी के फॉर्म में आता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है, इसलिए इसके पैसिव में हम टू बी प्लस जो वर्ब दिया रहता है उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव बन जाता है। इन्फिनिटिव में और पार्टिसिपल में जो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर हम कहें कि आई वांट देम टू हेल्प यू, थोड़ा भाव समझिएगा तभी इसका पैसिव बन पाएगा। आई वांट देम, मैं चाहता हूं उन्हें, देम उनको, टू हेल्प यू कि वो तुम्हारी मदद करें। मैं नहीं मदद करूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मदद वो करे। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहां पे ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये अब सब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि मदद इनको करना है, ये ध्यान देना है आपको। पैसिव बन जाएगा इसका आई वांट, ये एज इट इज रहेगा। इसमें बिल्कुल, कुछ लोग सोचेंगे कि दे को सब्जेक्ट ला दे, आर, दे आर वांटेड बाई मी आगे जोड़ दे, इसको, यही गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वाक्य का जो रियल सब्जेक्ट है वो देम है। मैं तो केवल यहां सब्जेक्ट के स्थान पे खड़ा हूं लेकिन काम इनको करना है, इस वजह से आई वांट, अब यू, आई वांट यू टू बी
टू बी हेल्प्ड बाई देम। ओके, मैं मदद नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मदद उनके द्वारा की जाए। आगे आपका भाव। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो पैसिव बनाना आसान हो जाएगा। इसी में अगर पार्टिसिपल आ जाए, वर्ब में आईएनजी लगेगी, तो उसे बीइंग में बदल देते हैं। एग्जाम्पल उसका देख सकते हैं। अगर हमें कहना हो कि पार्टिसिपल के किसी एग्जाम्पल को आपको देखना हो तो एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि आई सा हिम प्लेइंग द की, या टर्निंग द की। कुछ लोग होते हैं ना जो नचाते हैं, घुमाते हैं चाबी को। आई सा हिम प्लेइंग द की। अब यहां पे भी देखिएगा, आई सा मैंने देखा, किसे, उसे, बट ही वॉज डूइंग समथिंग, ही वॉज टर्निंग हिज की इन हिज फिंगर्स, घुमा रहा था। अब आप पैसिव जब बनाएंगे इसे, देखिए इन्फिनिटिव मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाएंगे, जिसका अर्थ ना, ने, नी, उद्देश्य दिखाने वाली क्रिया के पहले टू लगाते हैं। और वर्ब में आईएनजी जब लगता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है हुए या करके, हुए या करके। और ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, ये विशेषण की भूमिका में है। तो आई सा क्या, आई सा द की बीइंग प्लेड, या टर्न होता तो टर्न बाई हिम। क्या कर रहा है, आई सा हिम प्लेइंग द की, मैंने उसे चाबी घुमाते हुए या चाबी से खेलते हुए देखा। हुए या करके आना चाहिए। अब यहां आपने बना दिया कि आई सा द की, मैंने उसे चाबी के साथ खेलते हुए देखा। भाव वही रहना चाहिए। इसीलिए जो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब टू चेंज अ सेंटेंस इनटू अनदर सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। पहले वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर हम यहाँ देम को सब्जेक्ट मान के दे आर वांटेड बाई मी अगर कर देंगे तो सेंस बदल जाएगा। आई सा हिम, ही वाज सीन बाई मी आगे जोड़ देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। अर्थ एज इट इज रहना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा परिवर्तन आपको इंफिनिटिव और पार्टिसिपल से करना होता है। आज जितने रूल्स आप पढ़े हैं, जो भी महत्वपूर्ण रूल है, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल हैं। जैसे कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाता है आपके सामने कि पीपल से आई नो, तो इस वाक्य को भी आप जान लीजिए। अगर आ जाए, से आ जाए, नो, एडमिट, कुछ भी, जैसे आ जाए कि पीपल से दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कुछ भी, तो पीपल से का मतलब यहां हो जाएगा इट इज सेड, ऐसे भी बन जाएगा। इट इज सेड बाय द पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इट इज सेड दैट, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। बस इस मेन सब्जेक्ट को और इस वर्ब को आपने पैसिव में बदल दिया। कोई कह दे कि एवरीवन नोज दैट ही इज रिच, तो कुछ नहीं करना है, इट इज नोन दैट ही इज रिच। पैसिव का मतलब जैसा सेंटेंस दिया हुआ है उसी के अर्थ के हिसाब से आपको उस वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर देना है। बस ये ध्यान देना है कि जो सेंस पहले वाक्य का निकल रहा हो, दूसरे का अर्थ भी वही निकलना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।